बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जिन अस्पताल के आर्जी मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमीन माली मुश्किलात के बायस सड़कों पर आ गए हैं। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 2 माह से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में काम करने वाले मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। आपको बताएं कि जिना अस्पताल के आर्जी मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमीन माली मुश्किलात के बायस सड़कों पर आ गए हैं। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 2 माह से सरापा एहतजाज हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में काम करने वाले मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अब्बासी, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल कराची के अंदर 8 माह कबल भर्ती होने वाले जो वैक्सीनेटर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। और इससे पहले भी इनकी जानिब से एहतजाज किया गया था कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, जबकि अब इनका मुतालबा ये कि इनको ना सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी की जाए बल्कि इनको मुस्तकिल भी किया जाए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो 89 डेज़ के ऊपर भर्ती हुए थे, महकमा सेहत सिंध के तहत भर्ती हुए थे। इनसे बात करेंगे। अभी आपने बताया कि 8 माह से आपको तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। इस हवाले से किसी ने आपको यकीनदानी करवाई है कि मज़ीद कितना वक्त लगेगा, कब तक आपकी तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी? बस यही कहा गया है कि 3 मंथ बाद आएगी, 4 मंथ बाद आएगी, 1 हफ्ते बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी। बस हमें यही आसरे पे आसरे दिए जा रहे हैं। बाकी हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी की भी सैलरी नहीं आई है। जब भी हम जाते हैं एडमिन में किसी से बात करने, हमने बात कर ली, हमने लेटर भिजवा दिया, हमने लेटर इशू कर दिया, आप लोगों की सैलरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा हमारा सिर्फ 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी नहीं आई है। इसके अलावा हमारा एक्सटेंड करे जा रहे हैं, वो भी हमें लेटर इशू नहीं हुए। अभी हम लोग बिल्कुल बीच में अटके हुए हैं कि आए नहीं आए, ना हमें सैलरी मिल रही है, ना हमें लेटर इशू किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिना अस्पताल कराची के तमाम एम्प्लॉइज़ हैं जो जिनकी तादाद 133 बताई जाती है और इनका कहना है कि जब तक कि इनकी तनख्वाह अदा नहीं की जाएंगी उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। ताहम जो मुलाजमीन हैं जो यहाँ जिना अस्पताल कराची के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी जानिब से ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया बल्कि ये इससे पहले मुख्तलिफ वार्ड के अंदर इनकी जानिब से एहतजाज किया गया। उसके बाद नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के ऊपर ये लोग जमा हुए और अब ये तमाम का तमाम जो स्टाफ है यहाँ जो एडमिन ऑफिस है, डायरेक्टर JPMC उनके दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनको 8 माह की जो तनख्वाहें वो अदा की जाएँ और जो इनको मुस्तकिल करने का सिलसिला है वो भी यकीनी बनाया जाए। जी आपको बताएं कि सुई सदन गैस कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात सामने रख दिए हैं। आपको बताएं सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात सामने रख दिए हैं। एहतजाज में सुई सदरन कंपनी के मुख्तलिफ यूसीज भी यहाँ पर शामिल हैं। मजदूरों की कंपनी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात सामने रख दिए हैं। सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन हैं जिनकी जानिब से मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात सामने रख रहे हैं। दीगर मुतालबात सामने जो रखे गए हैं उस हवाले से आपको अपडेट करते चलें। सुई सदरन गैस कंपनी के मरकज़ है जहाँ पर इसके बाहर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज सुई सदरन कंपनी के मुख्तलिफ यूनियंस CBA की ज़ेर निगरानी कर रहे हैं और मुजाहिरीन ने तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात सामने रख दिए हैं। यूनियंस के मामला देखने वाली बॉडी CBA के सदर नदीम खान ने City 21 से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, रुका हुआ चार्टर ऑफ डिमांड बहाल किया जाए, तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर 15 दिन बाद मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। सुई सदन गैस कंपनी के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुई सदन गैस कंपनी के मरकजी दफ्तर के बाहर जहाँ पर मुख्तलिफ यूनियंस जो है मिलकर एक एहतजाज कर रही हैं अपने कुछ मुतालबात लेकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CBA के सदर नदीम खान साहब। उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके और इस एहतजाज के पीछे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि आज मज़दूर 2016 की तनख्वाह पे काम कर रहा है। तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। इसके लिए सारे दोस्त यहाँ जनरल बॉडी है, हमने जनरल बॉडी की है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी मराते ख़त्म करते जा रहे।
जो कि एग्रीड हैं, कानून के तहत हैं। हमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, कोई भी चीज़ आती है उसको काट दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मज़दूर की सेहत के लिए खाना मिलता था, कैंटीन सब्सिडी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और चार्टर ऑफ डिमांड 2016 से नहीं हुआ है। इनकेशमेंट ये नहीं देते, ये कहते हैं कि जी बोर्ड ने मना कर दिया। हम कहते हैं अगर राइटिंग में है तो आप हमें दे दें ताकि हम अपना कोर्ट का रास्ता ले लें, लेकिन इनको बात समझ नहीं आ रही है। हाल ही में अभी प्रॉफिट हुआ, इन्होंने टेंसी बोनस अदा किया, लेकिन वो भी कटौती के साथ कर दिया। जो फार्मूला पुराना था इन्होंने अपने मन माने फैसले करके अपने फार्मूले के तहत उस पर भी हमें रात के अंधेरे में शब खून मारा, उस पर भी हमने एहतजाज किया। तो इन्होंने हम पे हर तरीके से दबाव पे किया, लेकिन मजदूर अब जाग गया है। सीबीआई की कॉल पे तमाम यूनियनें, तमाम लोग साथ हैं जो आज इस जनरल बॉडी में आ गए हैं और इस जनरल बॉडी से हम अप्रूवल लेंगे। अगर ये मैनेजमेंट हमारे मसले हल नहीं करती है तो हम स्ट्राइक कॉल देंगे 15 दिन के नोटिस पे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था, अगर मैनेजमेंट इनके मसाइल हल नहीं करती संजीदगी से तो वो 15 दिन बाद जो है वो हड़ताल पर जाएंगे। इनके अलावा इनका यही कहना था कि इनके कुछ मुतालबात हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, इनके जो खाने पर सब्सिडी आती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। कुछ मुतालबात हैं, अगर वो मंजूर कर लिए जाएँ, उसी के लिए जो है इन्होंने ये एहतजाज का एहतमाम किया है। जी, गवर्नमेंट अस्पताल में ओपीडी का बायकॉट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में ओपीडी का बायकॉट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। एहतजाज MSGM मैनेजर की MS से बदतमीजी के बायस किया जा रहा है। माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में ओपीडी का बायकॉट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। एहतजाज MSGM मैनेजर की MS से बदतमीज़ी के बायस किया जा रहा है। माहीगीरों की कदीम बस्ती है इब्राहिम हैदरी, जहां पर कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में OPDs का बायकॉट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। एहतजाज MSGM मैनेजर की MS से बदतमीज़ी के बायस किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि माहीगीरों की कदीम बस्ती है इब्राहिम हैदरी, जहां पर कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में OPDs का बॉयकॉट किया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा कब से यह एहतजाज जारी है और क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, कल ये एहतजाज जारी हुआ था सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में। इब्राहिम हैदरी में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो है OPDs का बाइकआउट कर रखा था और आज दूसरा रोज है। PPHI के GM मैनेजर ने जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बदतमीजी की थी, जिसके बायस डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज करा। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जब से PPHI के GM मैनेजर ने यहाँ पर चार्ज संभाला है तब से ना सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में दवाइयाँ हैं, ना ही मेडिसिन, और 6 महीने का बजट भी ये लोग खा गए हैं। साथ ही साथ आज भी उन्होंने जो है एहतजाज का दायरा वसी रखा है। साथ ही साथ उनका ये मुतालबा है कि GM जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा जब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राबेल। BRT रेड लाइन मंसूबे का तरक्याती काम जारी है। मलीड मॉडल कॉलोनी से नुमाइश फरंगी तक ट्रैक का काम किया जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर इन दिनों बरसाती नाले का काम जारी है। बिल्कुल, BRT रेड लाइन मंसूबे का तरक्याती काम जारी है। मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और गुज़श्ता साल शुरू होने वाला BRT रेड लाइन का मंसूबा अपने तरक्याती मराहिल से जो है वो गुजर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी तरक्याती काम जो है वो तवील अरसे से जारी है। देखा जाए अगर कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट, तो वहाँ पर अब जो है वो ब्रिज बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पहले मरहले में ड्रेनेज का काम जो है वो किया जा रहा है। मेरे राइट साइड पर जो है यहाँ पर भी ड्रेनेज का इशू है, लेकिन बैक पर जो हैवी मशीनरी आप देख रहे हैं तो रोड के उस पार जो ड्रेनेज है उसको सेट किया जा रहा है, जबकि रोड के बीच में जो है वो BRT रेड लाइन का जो है वो ट्रैक बनेगा और इसी ट्रैक से जो है वो गाड़ी गुजर कर नुमाइश चौरंगी तक जाएगी। मंसूबा कहा यह गया है कि तकरीबन 2025 जून में इसको मुकम्मल किया जाना है और हर हाल में इसको जो है वो मुकम्मल भी किया जाएगा। इंतज़ामिया ने इसके लिए जो है वो 3 साल का अरसा मुकर्रर किया था। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इंतज़ामिया से 3 साल में मुकम्मल कर पाती है या नहीं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी रोड पर जो तोड़फोड़ हुई थी उसको जो है वो अब किसी हद तक ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल था, लेकिन अब इसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन पीक आवर्स में तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी रोड पहले भी जाम ही होता था। बात करें रेड लाइन के मज़ीद आगे मंसूबे की,
تو تقریباً 27 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ جو ہے وہ جون 2025 تک مکمل کیا جانا ہے، اور اسی ٹریک پر تقریباً 200 سے زائد ریڈ بسیں جو ہیں وہ چلیں گی، اور بالکل اسپیسیفک ایک الگ ٹریک ہوگا بالکل اسی طرح کا جیسے گرین لائن کا ٹریک ہے۔ تو اس کا ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ میں البتہ تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر کام جو ہے وہ سسروی کا شکار ہوا ہے، لیکن کراچی یونیورسٹی کے اپوزٹ جو کام ہو رہا ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملیر ٹینک چوک سے یہ منصوبہ شروع ہو کر نمائش چورنگی تک اختتام پذیر ہوگا۔ نمائش چورنگی پر اس کے لیے جو ہے وہ انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں ریڈ لائن کی بسوں گرین لائن کی بسوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی رہائشی کالونی فیڈرل کیپٹل ایریا کی 100 سے زائد عمارتیں خستہ حال ہو گئی ہیں۔ کئی برس سے مرمت اور رنگ روگن کا کام نہ ہونے سے بلڈنگز حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع ہے، فیڈرل کیپٹل ایریا، پرانی آبادی ہے اور 5,500 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ فلیٹس ہیں، 100 سے زائد عمارتیں ہیں۔ عمارتوں کی دیکھ بھال پاک PWD کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا صورتحال ہے وکاس لودھی میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ انفراسٹرکچر بالکل اب گرا کہ تب گرا والی صورتحال پر ہے، اور یہاں پر جو ملازمین ہیں وفاقی مختلف محکموں کے وہ اس صورتحال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شہری موجود ہیں جو کہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیے گا کیا صورتحال ہے، کب سے ہے اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ حل یوں نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہم جاتے ہیں مختلف وفود لے کے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ رجسٹرڈ NGO ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن سنوائی نہیں ہے۔ جب سے جو ہے ضیاء کے ٹائم سے جو نا اس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی۔ 100 سے زائد عمارتیں بتائی جاتی ہیں، کتنوں کی حالت جو ہے انتہائی آپ سمجھتے ہیں مخدوش ہو چکی؟ 100 نہیں، یہاں پہ تقریباً 800 کے قریب فلیٹ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو پرانے بنے ہوئے جو 1951-52 کے بنے ہوئے ہیں وہ تو تقریباً سمجھے کہ مخدوش ہو گئے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تنخواہوں کی مد میں جو ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں مینٹیننس کے حوالے سے، لیکن اس کی جو ہے نا کوئی سروس نہیں دی جاتی ہے۔ بالکل ستم در ستم والی صورتحال ہے ان وفاقی حکومت کے ملازمین پر جو کہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں رہائش پذیر ہیں، نہ ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں، ہاؤس رینٹ بھی لیا، اور سہولیات کے نام پر جو ہے وہ علاقے میں مسائل کے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2023 اس وقت جاری ہے، براہ راست یہ چلتے ہیں۔ Laying the foundation for a platform to provide maritime sector and contribution towards economic uplift of the country. Before I hand over to Additional Secretary Moma, in anticipation of traditional hospitality that Karachiites are going to offer to local and international participants, extend a profound thanks to the people of Karachi. My message to Karachiites is that safe conduct of the PIMEC and exercise Aman is in fact their success, and we therefore are looking forward to their wholehearted support during the 10 to 13 February time frame. I thank you all, and now Mr. Asad Rafi Chandana Saab will dilate on the PIMEC segment related to MoMA. اس میں آ رہی دیکھیں ایڈمرل صاحب کا مائک بول رہا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میرا نام اسد چاندنا ہے، میں ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف میری ٹائم افیئرز ہوں۔ ایڈمرل صاحب بہت شکریہ تعارف کا۔ میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال پوچھنے ہو تو پہلے آپ اس میں سے نوٹ کر لیں اور پھر بات آگے چلائیں گے۔ جیسے کہ ایڈمرل صاحب نے کہا، اٹس انڈیڈ اے ویری پراؤڈ مومنٹ ناٹ اونلی فار پاکستان نیوی بٹ فار منسٹری آف میری ٹائم افیئرز ٹو بی دا پیٹرن آف دس فرسٹ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایگزیبیشن کانفرنس PIMEC at the Expo Center, which is being organized from 10th to 12th February 2023. I like the word the Admiral said, sea blindness. When you are in Islamabad, you realize it more than when you are in Karachi.
Karachi mein to sea is over there 24/7. You understand the issues and problems of sea. That's the only place we go with our children and families to visit at the weekends, normally at sea. But otherwise, I think we as a nation have ignored the worthiness of the sea, the importance of sea in our lives, not only as humans but as nations, for our development, for our commercial development. And the result of this, I can dilate upon that later with you, can be seen in our conduct, it can be seen in the way we have not been able to earn our revenues and prosper as a nation and a state. And I think that has got a lot to do with our collective, including ours, collective ignorance of the importance of sea. So main objective set of PIMEC, I think, are very noble. I think this should lead to create awareness, and very rightly said by Admiral Saab that no awareness in today's world can be created by anybody at any pedestal, no matter how important that person may be, unless the media reflects and owns that message. Either it ہمارے جب ہم پڑھتے تھے جب تو وہ جرنلزم کہا کرتے تھے صرف, اب پھر ماس کمیونیکیشن ہو گیا, جرنلزم سے کراچی یونیورسٹی کی جرنلزم سے اب ماس کمیونیکیشن ہے, تو اب تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا, اور 10 منٹ بعد میری شکل کس طرح بن جائے گی مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا, اور میں نے کیا کہا تھا اور نہیں کہا تھا پتہ بھی نہیں ہوگا. اور سو بٹ دیٹ آئی تھنک دیٹ از دا نیم آف دا گیم ناؤ. اس کو اگر آپ رائڈ کر سکیں, اس گھوڑے کو اگر آپ سواری کر سکیں, اس کی لگامیں پکڑ سکیں, تو دین یو آر دا ونر. اور دنیا آج کل اسی کا ہے میرے خیال میں. سو یا وی نیڈ یو ٹو اسسٹ اس, وی نیڈ یو ٹو گائیڈ اس, وی نیڈ یو ٹو ٹیل اس کہ سر یہ غلطی ہے, یہ کریں نا مل کر. سو وہ جو 4th پلر تھا نا, ایگزیکٹو, جوڈیشری, اور یا اس میں آئی تھنک جو 4th پلر ہے وہ میڈیا بہت ساتھ آ گیا, اس کے بغیر کام ہوگا نہیں. Anyway, so the PIMEC is to provide opportunity to maritime industry in both public and private sector to display their products. جیسا بتایا ایڈمرل صاحب نے, but again to highlight the potential for Pakistan's blue economy, to project its image as a maritime nation contributing towards regional peace and stability, to create opportunities to reinforce our diplomatic efforts in the realm of maritime diplomacy. The nations who have understood and realized the significance of oceans have benefited and transformed into great powers. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جو ڈچ دنیا میں آگے بڑھے تھے, جو اسپین آگے بڑھا تھا, کرسٹوفر کولمبس امریکہ آج جو بنا ہوا ہے, ویسکو ڈی گاما نے جو کیپ آف گڈ ہوپ ساؤتھ افریقہ میں ڈسکور کی تھی, وہ دیکھ لیں, وہ سارا کہانی وہیں کی ہے. ہمارے بھی جو امیر البحر ہوا کرتے تھے, جو سارا ایسٹرولوب اور جو سارے اکوپمنٹس ہم نے ایجاد کیے تھے مسلمانوں نے, وہ پڑھ لیں, ہسٹری پڑھ لیں, اب تو گوگل پہ سب دیکھ لیں. وہ جب تک ہم پانی کے اوپر اپنا تصرف کرتے رہے, وہ نیشنز آگے بڑھتی رہیں. آپ نے پانی کو اگنور کیا, دنیا نے آپ کو اگنور کر دیا, اور وہ آج بھی فیکٹ ہے, وہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آج بھی دیکھ لیں, سی لائنز آف ٹریڈ پہ, سی لائنز آف کمیونیکیشن پہ, ملاکا اسٹریٹ پہ, پرشین گلف پہ, ساری جو موومنٹ ہے وہ پانی ہی پر قبضے کی ہے کہ پانی میں کس طرح مینیپولیٹ کرنا ہے. سو دوسرا اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کی آبادی 8 ارب ہو رہی ہے. دنیا کی زمین سے ہم بہت 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 ایکسپلور کر چکے ہیں. بہت زیادہ کھانے پینے کی خوراک, گندم, اجناس نکال چکے ہیں. سی واحد جگہ ہے جہاں سے ہم کو ایکسپلور کرنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی باؤنٹیز ابھی تک اینڈلیس موجود ہیں. 71% ہمارا پورا سرکمفرنس میں جو ماس ہے وہ پورا پانی کا ہے. 21% پہ یہ ساری ہماری کہانی ہے. اس 71% کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کتنا ایکسپلور کیا اپنے آپ کو, ہم سب جانتے ہیں. یہ کلاس 7th 8th کی کہانی ہے کہ ریڈ میٹ اتنا اچھا نہیں ہے, وائٹ میٹ ہے. ہم وائٹ میٹ کتنا کنزیوم کرتے ہیں. پاکستان میں 40% سے زیادہ سٹنٹڈ چلڈرن ہیں, بچے ہیں. پاکستان میں 40% کے قریب غربت کی لکیر سے نیچے لوگ رہتے ہیں.
हम मछली नहीं खाते, हम मछली नहीं पकड़ते, वाइट मीट बेस्ट मीट है, हमारा प्रोटीन इंटेक क्यों नहीं है, हम क्यों बकरे का गोश्त खाने पे इतना इंसिस्ट करते हैं। हमें डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वो अगेन मेरी पहली बात कि वो अवेयरनेस आप लोगों के ज़रिए आएगी, स्कूलों से, मदरसों से, बच्चों से, घरों से। वाइट मीट कंज्यूम करनी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत, कुफरान नेमत ही है मेरे ख्याल में तो ये ना करना। सो इट्स अ कॉमन अलाउइंग रीच एंड कनेक्टिविटी। पाकिस्तान आइडियली लोकेटेड है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, पर्शियन गल्फ के पास है। गवादर पोर्ट डेवलप कर दिया है हमने, सी पैक के तहत हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रही है चाइना के साथ मिलकर कि उसको एक कमर्शियल हब बन जाए, वो कमर्शियल रूट बन जाए ट्रांसशिपमेंट के लिए, और हमारे ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में सामान ले जाने के लिए। तो उससे न सिर्फ ये कि वहाँ के लोगों का ज़रिया माश और वहाँ के लोगों की गुर्बत, जो आए दिन आप रिपोर्ट करते रहते हैं कि जी अभी इस बात पे एहतजाज हो रहा है, अभी इस बात पे गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ जो है ना वो माशी तरक्की से ही होगा, वो और कहीं से नहीं होगा। और माशी तरक्की आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो कारोबार से आती है, वो किसी भी खैरात से नहीं आ सकती, वो एक वक्त ही हो सकता है। वो कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ। उसको आप मछली पकड़ना सिखा दें। सो हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में कर रही है। हमारा एक पॉलिसी है, इंटरनेशनली टेरिटोरियल लिमिट्स होती हैं, प्रोविंस की होती हैं 12 नॉटिकल माइल तक की। उसके बाद जो EEZ होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक का होता है। उसमें हुकूमत ने डीप सी फिशिंग रेगुलेशन कर दी है, एक्सक्लूसिव फिशरी जोन 2021 के नए रूल्स बना दिए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड का कॉन्फ्रेंस 2023 इस वक्त जारी है। सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के जवानों के इलाज मुआवजे की खातिर माली मदद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के जवानों के इलाज मुआवजे की खातिर माली इमदाद करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जवानों के इलाज मुआवजे की खातिर माली इमदाद करने का फैसला सामने आया है। हुकूमत ने सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के जवानों के इलाज मुआवजे की खातिर माली मदद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के जवानों के इलाज मुआवजे की कीमत में माली मदद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ू की सरबराही में 5 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद मंगने जो, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन अब्दुल हफीज जना, सेक्रेटरी स्टाफ जो है सैयद जुल्फर अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन इस कमेटी के मेंबर के तौर पर शामिल हैं। ये कमेटी जो है सिंध पुलिस के जवानों के इलाज मुआवजे के रीइंबर्समेंट फंड मेडिकल का जो कायम करने के हवाले से मुशावरत करेगी। मुशावरत करने के बाद में सिफारिश वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अरसल करेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की तरफ से सिंध काबीना से मेडिकल रीइंबर्समेंट पूरी पब्लिश के लिए जो है इसका मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के बाद नए माली साल 2023 और 2024 के बजट में ये रकम मुख्तस कर दी जाएगी। सिंध सरकार दीगर महकमों के मुलाजमिन को रीइंबर्समेंट यानी मेडिकल की मदद में रकम जारी करती रही है, लेकिन सिंध पुलिस का मामला इतवा का शिकार था। इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया है कि सिंध पुलिस के जवानों को भी इलाज मुआवजे के लिए माली मदद यानी की रकम अदा कर दी जाए। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में DMC ईस्ट की जानिब से
स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर के क़याम के हवाले से बसरी फिल्म से वजाहत की गई। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा कि शहर और शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए हर बेहतर काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की सदारत में इजलास हुआ है। इजलास में DMC ईस्ट की जानिब से स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर के क़याम के हवाले से बसरी फिल्म से वजाहत। डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा, शहर और शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए हर बेहतर काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की सदारत इजलास हुआ है। इजलास में DMC ईस्ट की जानिब से स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर के क़याम के हवाले से बसरी फिल्म से वजाहत। तफसीलात जानेंगे, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट के मुश्तरका जो है वो सदारत में इजलास हुआ है। इजलास में DMC ईस्ट की जानिब से लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर के क़याम के हवाले से फिल्म से वजाहत तलब की गई है। इजलास में दारुल सेहत अस्पताल के CEO डॉक्टर आमिर चिश्ती समेत ने बताया, माहिरी लाइब्रेरी के साइंस के जो माहिरीन हैं उनकी शिरकत भी की गई है। DMC ईस्ट दारुल सेहत के इश्तराक से स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर कायम करेगी। ये फैसला सामने आया है मीटिंग में। जैसे शहर और शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए जो काम है इस किस्म के, उसकी हौसला अफजाई की गई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से। प्लांट रिसर्च सेंटर का काम जो क़याम जो है वो निबाताती हयात की तरमीम में अहम किरदार अदा करेगा, ये कहना है सैयद शकील अहमद का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला शर्की के। और इनका ये भी कहना था कि बायनी इश्तराक से ज़िला शर्की की बेहतरी के लिए मज़ीद अमूर भी अंजाम दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बरामदात की मद में डॉलर की आमद पर रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमज़ोर हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 83 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपये 50 पैसे तक गिर गया और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 274 रुपये तक गिर गया है। बरामदात की मद में डॉलर की आमद पर रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमज़ोर हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 83 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपये 50 पैसे तक गिर गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 274 रुपये तक गिर गया है। बरामदात की मद में डॉलर की आमद पर रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमज़ोर हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 83 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपये 50 पैसे तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 274 रुपये तक गिर गया है। बरामदात की मद में डॉलर की आमद पर रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमज़ोर हो गया। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए आज वित्तीय कदम में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बरामदात की मद में जो डॉलर रुके हुए तो उसकी आमद आई है। साथ ही जो बैरून मुल्की पाकिस्तानी तफसीलात जज की भी आमद मुतवक्को है, क्योंकि इंटर बैंक ओपन मार्केट का फर्क कम हुआ है। आज कारोबार के दौरान देखा गया है कि डॉलर के कदर में जो नुमाया कमी हुई है। डॉलर अमरीकी डॉलर इंटर बैंक में 4 रुपये 83 पैसे अब तक सस्ता हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर जो 273 रुपये 35 पैसे से घटकर 268 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और वहाँ से देखा जाए 4 रोज में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर अब तक 8 रुपये 8 पैसे सस्ता हो चुका है। इसके साथ ही इंटर बैंक के बाद ऊपर मार्केट में भी देखा जाए कि अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 5 रुपये सस्ता हो गया और 274 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि जैसे IMF के साथ जो टॉप लेवल का एग्रीमेंट है जल्द पूरा होने जा रहा है। जैसे वो पूरा होगा तो पाकिस्तान को फंड मिलेंगे, साथ ही दीगर डोनर एजेंसी से फंड मिलेंगे, जिससे रुपये की में मजीद बेहतरी देखी जाए। ठीक है, अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। FPCCI ने हुकूमत से दरामदात के लिए मरबूत प्लानिंग का मुतालबा कर दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, कारोबार करना मजीद मुश्किल और लोगों का जीना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। डॉलर मुसलसल महंगा होता जा रहा है। इसके साथ जो है मज़ीद टैक्सेस की बात की जा रही है, पेट्रोलियम मसूनात पे सेल टैक्स लगाने की बात की जा रही है। आगे मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं और ये कितनी मुश्किलात होंगी यहाँ कारोबारी तबके के लिए जानते हैं। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, मज़ीद कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए सर, मसला ये है कि आप जो सुनने में है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। फिर सुनने में आ रहा है कि जी आपकी जो गैस के वो 75% तक अखबारात में खबर आ गई कि जो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। फिर एक फ्लड टैक्स के बारे में भी सुना जा रहा है कि फ्लड चार्जेस भी वो लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने 35 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया है।
پھر آپ کی جو ہے ریمیٹنس بھی اپنا کم ہو رہی ہے، پھر آپ کی ایکسپورٹ بھی ڈکلائن کی طرف ہے، اور پھر آپ کی مہنگائی کی شرح بھی جو نا ابھی تو 32.75 ابھی جو یہ آیا ہے، پیٹرول بڑھا ہے اور باقی چیزیں بڑھیں گی تو اس سے بھی مہنگائی اور بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کرنا اور مشکل ہو جائے گا، لوگوں کا جینا اور مشکل ہو جائے گا. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن خدا کے لیے گورنمنٹ یہ چیز کو سوچے کہ چیزیں کیسے آگے چلیں گی، کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی، بزنسز کیسے ہوں گے. اب اس کے لیے ایک پلان کرنا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر آپ نے امپورٹ کو کرٹیل کرنا ہے ضرور کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم خود کہتے ہیں کرٹیل ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اس کا کلیئر کٹ بیان کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس میں ہم نے جو ہے آپ کے 50 بلین کی امپورٹ کرنی ہے، 55 بلین کی کرنی ہے. ہم کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کے اوپر چلیں اور پھر اس کے اوپر بتائیں کہ یہ کیٹیگری وائز آئٹم اس طرح سے امپورٹ ہوں گی، یہ آپ چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ 3 مہینے کے لیے بند ہے، یہ 6 مہینے کے لیے بند ہے، جو بھی ہے واٹ ایور. بٹ ایک کلیئر کٹ میسج دیں تاکہ جو امپورٹرز ہیں منگوا کے یہ جو ایلسیز پھنسی ہوئی ہیں اس چکر میں نہ رہیں اور چیزیں کلیئر ہوں. جی جیسے کہ آپ نے سنا سدید کنسرنس ہیں کہ ایک تو ڈالر کی اونچی اڑان ہے، ساتھ میں جو درآمدی مال کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. اس کے لیے صدر ایف پی سی نے صاف کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مربوط پلاننگ کی جائے کہ پاکستان کو سالانہ کتنی امپورٹ کرنی ہے اس کو ایک ٹیگ کر کے اس کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس پہ آگے بڑھا جائے، کیونکہ اس طریقے چلا جا سکتا ہے. جی شہر میں دالوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے فی کلو تک کمی ہو گئی ہے. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کراچی پورٹ سے دالوں کے 2000 کنٹینرز ریلیز کیے جا چکے ہیں. مزید کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں. دیکھیں دالوں میں ماشاءاللہ ابھی کمی واقع ہو رہی ہے. ریٹوں میں 10 روپے سے لے کر 25 روپے کلو تک کا کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ کمی انشاءاللہ اور ہوگی. جس طرح ابھی حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے 2000 کنٹینر ابھی ریلیز کیے ہیں اور 1000 کنٹینر تقریباً 48 گھنٹوں میں ریلیز ہوں گے، جس سے مارکیٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گی. اور مجھے رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اور مزید کمی ہوگی. اور ابھی پورٹ پہ ماشاءاللہ الحمدللہ 1,25,000 میٹرک ٹن مال پڑا ہوا ہے، جس میں مسور دال بھی ہے، مونگ ہے، اس میں کالا چنا ہے، اس میں وائٹ چنا ہے. یہ سے کم ہو جائیں گی، ریٹ کم ہو جائیں گے. عامر لیاقت حسین کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں ملزمہ دانیہ شاہ کی گرفتار کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. چلان جمع ہونے پر عدالت نے دانیہ شاہ کی درخواست مسترد کر دی ہے. تفصیلات جانیں گے بلال احمد سے. جی عامر لیاقت کی مبینہ طور پر نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کا معاملہ ہے. دانیہ شاہ کی جانب سے ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی گرفتاری کے خلاف، جس کی آج سماعت ہوئی ہے. دانیہ شاہ کے وکیل لیاقت قبول ایڈوکیٹ نے آج اپنے دلائل میں یہ موقف اختیار کیا کہ جب ایف آئی اے کی ٹیم نے پنجاب کے علاقے لودھرا سے دانیہ شاہ کو گرفتار کیا تو قانون کے مطابق تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، راہداری ریمانڈ لی گئی اور نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی قسم کے جو شواہد ہیں وہ دکھائے گئے اور ان کی موکلہ کو جو گرفتار کیا گیا تو ان کے خلاف کسی بھی قسم کے شواہد ایف آئی اے کے پاس پہلے موجود تھے نہ ہی اب موجود ہیں. جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے جو دعوے کیے گئے ویڈیو اور موبائل فون کے، وہ بھی ویڈیو ان سے برآمد ہوئی اور نہ ہی موبائل فون دانیہ شاہ سے ریکور ہوا ہے. اور دانیہ شاہ سے کوئی بھی ایک ایسا مواد نہیں ہے جو کہ ایف آئی اے حاصل کر سکی ہو، لہٰذا ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کی موکلہ کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا جائے. تاہم عدالت نے استفسار کیا لیاقت قبول ایڈوکیٹ سے کہ کیا آپ کی جو موکلہ ہے ان کے خلاف مقدمے میں چلان جمع ہو چکا ہے، جس پر لیاقت قبول کا یہ کہنا تھا کہ چلان جمع کرا دیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، جس پر عدالت نے کہا کہ چونکہ اب یہ چلان جمع ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ گرفتاری قانون کے مطابق ہے یا نہیں، لہٰذا عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ہی حتمی فیصلہ کرے گی کہ گرفتاری قانونی ہے یا پھر غیر قانونی. پاکستان بازار تھانے کی حدود سے فورن ایکٹ میں گرفتار افغان باشندوں کے کیس سے متعلق کراچی کی سٹی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی. عدالت کی جانب سے شناختی کارڈ رکھنے والے افغانی باشندوں کے شناختی کارڈ کی نادرہ سے ویریفیکیشن کے بعد کیس میں گرفتار ملزمان کی ضمانت منظور کر لی گئی. جی بالکل، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. پاکستان بازار تھانے کی حدود سے فورن ایکٹ میں گرفتار افغان باشندوں کے کیس سے متعلق کراچی کی سٹی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی. مزید بتائیں گے شہریار صدیقی.
जी बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार किए गए अफगान सिटीज़न की बेल एप्लीकेशन से मुतालिक आज सिटी कोर्ट कराची एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की अदालत में अहम समाअत हुई। अदालत ने तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड की नादरा से वेरिफिकेशन करवाने के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया है और 30,000 के एवज तमाम मुल्जिमान को जो है वो ज़मानत दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ वकील सफाई सीनियर एडवोकेट सैयद शाज़ेब अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मजीद केस के हवाले से। शाज़ेब भाई क्या कहना चाहेंगे केस के मुतालिक? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये 5582 हमारी बेल एप्लीकेशन नंबर था, FIR 776 थी, 2022 की थी और ये फॉरेन एक्ट का केस था 1946 का। और दूसरा ये कि ये जो PS था वो पाकिस्तान बाज़ार था। इसमें तकरीबन 1.5 महीना पेंडिंग रही है ये बेल एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जिन लोगों के पास जो है अगर क्या कहते हैं अफगान सिटीज़न कार्ड है उनको नादरा से वेरीफाई करवा लिया जाए, तो वो हमारी एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट ने ये समझा और उसको वेरीफाई कराया। वेरीफाई करने के बाद हमने उनको यही कहा कि ये अब जो वेरीफाई हो चुके हैं उनको लिहाजा ज़मानत दे दी जाए। और क्योंकि सैफरॉन माहिदे के तहत जो है ये जून 2023 तक जो है इसको पाकिस्तान में रहने की अफगान सिटीज़न को इजाज़त दे दी गई है। अदालत ने हमारी तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए सैफरॉन माहिदे को भी नोटिफिकेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए मुल्जिमान को जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की और 30,000 के एवज हमें ज़मानत दे दी। आगे से इसमें चलान भी आ चुका था, ये भी हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया। अब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है, अब वहाँ पर चलान के बाद जो है कॉपी सप्लाई है, क्योंकि ये सेशन ट्रायल होता है। आगे जो भी पैरवी होगी वो शायद जो कोर्ट ज़मानत देती है वहीं केस चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात जानी। सीनियर एडवोकेट सैयद शाज़ेब अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरीके से फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार किया गया था अफगान सिटीज़न को जिनकी दरख्वास्त से ज़मानत के हवाले से आज सिटी कोर्ट कराची में आम समाअत हुई है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको वेरीफाई करवाने के बाद 30,000 के एवज मुल्जिमान की जो ज़मानत दूर करने का हुक्म दे दिया। जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला सिंध को कामयाब डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने पर मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। आपका अब से कुछ देर कबल वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर सिंध को कल होने वाली कामयाब डोनर कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर सिंध का ये कहना था कि लोगों को घर बनाकर देना, ज़राअत और आबाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन से मुतालिक जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। साथ साथ ये भी बताया कि सैलाब मुतासरीन को 2 कमरे और एक कॉरिडोर, किचन और वाशरूम के साथ एक घर बनाकर देने का जो मंसूबा है उसके लिए पीपल्स होम कंपनी जो है वो कायम की गई है। और इस मकसद के लिए कल के बाद जो है वो सिंध हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा ढारिस हुई है। इस मौके पर सईद अल मालिकी का कहना था कि सऊदी अरब घरों की तामीर में हर किस्म की जो मदद है वो पाकिस्तान को फराहम करेगा। मुलाकात में सऊदी कौंसल जनरल बंदर फहद अल दाइल, वज़ीर के मामले खसूसी कासिम नवीद कमर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैज जतोई और दीगर लोग भी शरीक थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। 50 लाख से जायद आमद पर सुपर टैक्स का नफाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिल्कुल, आपको बताएं 50 लाख से जायद आमद पर सुपर टैक्स का नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 50 लाख से जायद आमद पर सुपर टैक्स के नफाज का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। अब आपको बताएं कि 50 लाख से जायद आमद पर सुपर टैक्स का नफाज का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि 50 लाख से जायद आमद पर सुपर टैक्स का नफाज का मामला है। जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपील दायर की गई थी कंपनी की जानिब से, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इस मामले के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा उनकी सज़ा ये थी कि जो 50 लाख रुपए से ज़ायद के ऊपर जो टैक्स का मामला है जो लगाया गया है उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका दो तरफा वायदा है। ताहम अदालत ने इत्तफाक नहीं किया निजी कंपनी से और उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया है। ठीक है बिलाल, 40 से ज़ायद सरकारी असातिज़ा की दरख्वास्त की समाअत दरख्वास्त गुजार ने जवाब अदालत में जमा करा दिया है, तो इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त में और अदालत की तरफ से क्या कहा गया है? जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था, जिनके रूबरू 40 से ज़्यादा असातिज़ा हैं, जिनका ये कहना है कि सिंध रेंजर्स के जो मुख्तलिफ मस्जिद और मदारिस हैं वहाँ पर ये अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं, लेकिन जिस ग्रेड पर ये अपॉइंट हुए थे आज तक किसी को 30 साल और किसी को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया गया। दौरान समाअत अदालत ने हैरानी का इजहार किया और सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि इन मुलाजमीन को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा, जिस पर सरकारी जो वकील थे उनका ये कहना था अदालत को कि चूंकि पॉलिसी ये थी कि जिस ग्रेड के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया था उसमें अपग्रेडेशन नहीं है। ताहम अदालत ने अब जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनसे जवाब तलब किया है, जो सरकारी हुकूमत की जानिब से जमा कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। अब आपको बताएं कि मरदमशुमारी के लिए ट्रेनिंग का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। टैबलेट्स तकसीम हो गए, 15 फरवरी से दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। मरदमशुमारी के लिए ट्रेनिंग का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, जैसे कि मुल्क भर में मरदमशुमारी की तैयारियाँ हैं, इसी तरह कराची में भी एक 15 रोज़ा ट्रेनिंग का एक सिलसिला था, जिसमें मुख्तलिफ सेंटर्स थे जहाँ पे असातिज़ा और उस पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई जिनको इस मरदमशुमारी में हिस्सा लेना है। ये ट्रेनिंग का पहला फेज़ था, पहला मरहला था जो मुकम्मल हो चुका है और 15 फरवरी से फिर ये दूसरा मरहला शुरू होगा। पहले मरहले में असातिज़ा को या स्टाफ को टैबलेट्स दिए गए और दीगर मटीरियल दिया गया, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई। मुख्तलिफ स्कूलों में उनको समझाया गया कि डोर टू डोर, घर से एक घर से दूसरे घर तक ये मरदमशुमारी का मरहला होगा कैसे। इस वक्त मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, एक पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है RTS की तरह, जिसमें घर घर जो रोज़ाना की बुनियाद पे उस टैबलेट के साथ जो गिनती होगी या जो शुमार किया जाएगा, जिस तरह लोगों को, घरों को, फैमिलीज़ को, वही शुमार खाना यहाँ मरकज़ी दफ्तर में एक ही बैक वक्त ये रिकॉर्ड पे आता रहेगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पे डेटा कलेक्ट होगा इनके पास और फिर वही डेटा इस्लामाबाद में शिफ्ट होगा। इस बार मरदमशुमारी का मेथड कुछ तब्दील किया गया है। 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसकी निस्बत इस बार इसको चेंज किया गया है, तब्दील किया गया है और बताया ये जा रहा है कि अगर शहर कराची में जिस भी शख्स को 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया उसको भी गिना जाएगा, वो भी शहर की आबादी में शुमार होगा। तो इस तरह इस बात का इम्कान है कि 17 की निस्बत इस बार जो मरदमशुमारी हो गई है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, अपडेट ये। हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और CLAB के ताउन से बिन अंसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची बिन अंसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ यहाँ के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इस मेडिकल कैंप में? अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर आज हमारे मेडिकल कैंप में हाशमानी मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से हमारे वो IOPD उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद सेकंड हमारे चैरिटी पार्टनर जो है वो CLAB है। उसके अलावा हमारी तरफ से इसके अंदर शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह और जनरल OPD जो है ओवरऑल फ्री रखी गई है। इसमें फिजियोथेरेपी का भी ऑप्शन है आज हमारी तरफ से। तो
अब इंशाल्लाह चला रहे हैं इसको, देखें कहाँ तक पहुँचता है मामला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग इस तरह के कैंप्स लगाते रहते हैं और फ्यूचर का क्या प्लान है कि इस तरह के कैंप्स लगाते रहेंगे? बिल्कुल जी, हम महीने में एक कैंप हमारे अपने सेंटर पे, जहाँ हमारे सेंटर्स मौजूद होते हैं। अभी हमने नागन पे है, सेकंड हमारा यूनिट जो है वो सेक्टर 55 सरजानी के एरिया में है, तीसरा यूनिट हमारा गाज़ियाबाद औरंगी टाउन में है। तो अब हमने ये लगाया है, तो इसी महीने इंशाल्लाह हम अपने तीनों यूनिट्स के ऊपर फर्दन लगाएंगे हम लोग अपने मेडिकल कैंप्स। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ ओनर साहब मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि आज इस ब्रांच में हमने अपना फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, साथ ही साथ अब बाकी 3 ब्रांचेस में भी अपना फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे। और आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में शुगर टेस्ट, आई टेस्ट, जबकि बच्चों, हामला ख़वातीन का भी टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। जी।